नमस्कार, मैं प्रकाश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में और भारतीय संविधान के साथ साथ बात करेंगे मूल विधि के बारे में। और यहां से हमारा यूपीएसआई के लिए जो एग्जाम होने वाला है और कोविड-19 की इस विषम परिस्थितियों में सभी एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं और होना भी चाहिए। लेकिन जब कंडीशन ठीक होगी और कोविड-19 की कंडीशन ठीक होगी तो एग्जाम की एक लड़ीशी बन जाएगी और एग्जाम धड़ाधड़ होंगे। क्यों ना हम इसकी तैयारी एक रेगुलरली तरीके में करें और यूपीएसआई का जो कंप्लीट सिलेबस है उसको करवाने की कोशिश करें। जैसे कि आप जानते हैं, एमपीपीएससी हुआ, बीपीएससी हुआ, जेपीएससी हुआ और यूपीएससी हुआ, यूपीपीसीएस हुआ, तमाम प्रकार के एग्जाम्स हैं जो या तो पोस्टपोन हो गए या पोस्टपोन हो चुके हैं कुछ एग्जाम्स। तो एग्जाम्स तो होना ही है जब भी होंगे, लेकिन यूपीएसआई के लिए सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई किए गए हैं और यूपीएसआई का बहुत ही ज्यादा ट्रेंड बना हुआ है। तो यूपीएसआई का कंप्लीट हम सिलेबस करवाने की कोशिश करेंगे और इसमें हम खासकर हम देखेंगे भारतीय संविधान और मूल विधि, ये 100 नंबर में यहां से प्रश्न आएंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हिंदी भी आएगा यूपीएसआई में और जितना भी सिलेबस होगा उसको कंप्लीट करवाएंगे। सबसे पहले हम भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करते हैं और भारतीय संविधान में देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे और समझेंगे। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक जो संविधान का भाग 5 है, टोटल जैसा कि आप जानते हैं भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या 22 है और इन भागों की संख्या 22 में से भाग 5 में आर्टिकल यानी अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। संविधान के भाग 5 में जैसा कि आप जानते हैं संविधान में 22 भाग हैं और इन 22 भागों में से जो 5वां भाग है उसमें राष्ट्रपति के बारे में यानी संघ की कार्यपालिका के बारे में चर्चा की गई है। वो आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक में इसके बारे में चर्चा की गई है। अब संघ की कार्यपालिका में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, तो इसमें उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी ये शामिल होते हैं। राष्ट्रपति भारत का एक राज्य प्रमुख होता है। राज्य प्रमुख से यहाँ मतलब यह है कि भारत सरकार का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है और राष्ट्र की एकता, अखंडता और उसकी सुदृढ़ता को बनाए रखने के लिए उसको जिम्मेदार माना जाता है, यानी उसका प्रतीक होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, यानी इसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जबकि राष्ट्रपति को जनता द्वारा डायरेक्टली तरीके से नहीं चुना जाता है। जिस प्रकार से लोकसभा, विधानसभाओं का चुनाव होता है उस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव, विधानसभाओं का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है, यानी जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है और जनता अपना मतदान करती है। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में इस प्रकार का किसी भी प्रकार की ये प्रक्रिया नहीं होती है और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और इनमें कौन कौन भाग लेता है, इस प्रकार के चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। तो इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य होते हैं जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जैसे कि एंग्लो इंडियन सदस्य लोकसभा में 2 होते हैं, उसी प्रकार राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, तो वो सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। इसमें केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जैसे कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा
और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों के, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अब निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, जैसे कौन कौन भाग नहीं लेते हैं, जैसे मैंने बता दिया है, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। जब कोई सभा यानी संसद की जो कोई सभा विघटित हो जाती है तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले पाते उसके सदस्य। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि मतदान नहीं कर पाते वो उस स्थिति में भी जबकि विघटित सभा का चुनाव राष्ट्रपति के निर्वाचन से पूर्व ना हुआ हो, यानी विघटित सभा है उसके सदस्य इसमें भाग नहीं ले पाते हैं। और राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला के आधार पर ही प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या और उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों तथा प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर प्राप्त होती है। यानी एक फॉर्मूला है जो बोर्ड पर देख पा रहे हैं, उस फॉर्मूले के द्वारा हम एक विधायक के मत का मूल्य निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से हम संसद के मत का मूल्य भी निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने बताया है। इसी दोनों फॉर्मूलों से संसद के जो हमारे सदस्य हैं, संसद सदस्य हैं, उनके मतों की संख्या का मूल्य भी हम निकाल सकते हैं। हम विधायकों के मतों का मूल्य भी निकाल सकते हैं इन दोनों फॉर्मूलों के द्वारा। अब राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है। ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत है और गुप्त मतदान द्वारा इसका चुनाव होता है। तो एक सीधी सटीक भाषा में कहें तो चुनाव राष्ट्रपति का आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए, किसी भी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक है। जो कोई भी उम्मीदवार है उस उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक होता है। मतों का वह निश्चित भाग कुल वैध मतों की निर्वाचित होने वाले कुल उम्मीदवारों के केवल एक ही उम्मीदवार राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होते हैं की संख्या में जोड़कर प्राप्त किया जाता है। भाग देने पर भागफल प्राप्त होता है। जैसा कि हमने बताया है कि फॉर्मूला जैसे कि यह लिखा है, निश्चित मतों का भाग बराबर कुल वैध मत वटे 1 + 1 = 2 + 1। इस प्रकार से इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं। तो निर्वाचन मंडल के प्रत्येक सदस्य को केवल एक मतपत्र दिया जाता है। जो निर्वाचित मंडल है उसके प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत दिया जाता है और मतदाता को मतदान करते समय उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी वरीयता 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा आदि अंकित करनी होती है। जो निर्वाचित मंडल है तो निर्वाचन मंडल के प्रत्येक सदस्य को केवल एक मतपत्र दिया जाता है और उसमें मतदाता को क्या किया जाता है कि मतदाता करते समय वो उम्मीदवार के नाम के आगे अपनी वरीयता दे देते हैं कि ये उम्मीदवार है, इस उम्मीदवार के लिए हम पहले नंबर पे रखना चाहेंगे। इस उम्मीदवार को हम, जैसे कि माना कि 4 सदस्य हैं और चारों सदस्यों का नाम अलग अलग है, तो जितने भी मत देने वाले सदस्य हैं उन मत देने वाले सदस्यों को एक पत्र दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं मतपत्र। उस मतपत्र में उन उम्मीदवारों के नाम दिए रहते हैं और उन उम्मीदवारों को वो उनकी वरीयता के आधार पर उनको नंबर देते हैं। जैसे कि मैंने किसी उम्मीदवार के लिए पहले नंबर पे रखा, किसी दूसरे उम्मीदवार को दूसरे नंबर पे, किसी तीसरे को चौथे पे, चौथे को तीसरे पे, इस प्रकार से रखा है और वो अपनी अपनी चॉइस होती है। अब जिस उम्मीदवार की ऐसी वरीयता होती है और जिस उम्मीदवार के लिए ज्यादा ये ऐसे मतपत्र के द्वारा वरीयता मिल जाती है वो राष्ट्रपति बन जाता है। अंततः राष्ट्रपति वही बन जाता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और यहाँ पर प्रथम चरण में प्रथम वरीयता के मतों की गणना होती है।
जो प्रथम चरण होता है उसमें प्रथम वरीयता के मतों की गणना होती है, और यदि उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त कर लेता है, जो उम्मीदवार है जो जितना भी निर्धारित मत है वो प्राप्त कर लेता है तो वह निर्वाचित घोषित हो जाता है, और अन्यथा मतों के स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। नहीं तो यदि वो अपना क्या नहीं कर पाया, उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त नहीं कर पाया, तो उसको निर्वाचित घोषित किया जाता है। लेकिन क्या होता है कि जब तक वो निर्वाचित घोषित नहीं होता है तो मतों के स्थानांतरण की प्रक्रिया जारी रहती है। जैसे कि पहली बार नहीं हो पाया है, जैसे कि 1 2 3 4 वरीयता रखी, उसके आधार पर फिर से रखा कि किसको रखना है, फिर तीसरी बार, इस प्रकार से उनको जब तक उनको मत प्राप्त नहीं हो जाता है, जो उनको एक निर्धारित मत प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक ही प्रक्रिया चलती रहती है। अंततः जो प्रक्रिया पूरी हो जाती है और निर्धारित मत प्राप्त हो जाते हैं तो उसको एक प्रकार से राष्ट्रपति उसी को बना लिया जाता है जिसने निर्धारित मत प्राप्त कर लिए होते हैं। इस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और यहाँ पर बात करें, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों को जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं। जो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितने भी विवादों की जांच व फैसले की बात करें तो वो सब सुप्रीम कोर्ट में होते हैं तथा इनका फैसला अंतिम होता है। और इसके बाद बात करें, राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है, और राष्ट्रपति चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचन मंडल अधूरा है यानी अपूर्ण है यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति चुनाव में लड़ने के लिए उसको अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे तथा प्रभावी बने रहेंगे। यहाँ ये बात कही गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए जितने भी काम किए गए हैं, जब तक कि उच्चतम न्यायालय ने घोषणा नहीं की है, उस घोषणा से पहले जितने भी उसने काम किए हैं उसको क्या माना जाता है, अवैध नहीं माना जाता है, काम माना जाता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति नियुक्त होने पर उसको अवैध घोषित करता है, लेकिन उससे पहले जो उस व्यक्ति ने राष्ट्रपति के तौर पर काम किया है उसको अवैध घोषित नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में चर्चा की है। और अब यहाँ पे हम बात करें राष्ट्रपति की शपथ और अर्हताएं और शर्तें किस प्रकार से हैं। तो राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताओं की बात करें तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए व्यक्ति निम्न अर्हताओं को पूर्ण करना आवश्यक होता है। जैसे वह भारत का नागरिक हो, सबसे पहली बात है वो भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो वो, और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो, यानी लोकसभा के सदस्य चुनने के लिए वो एक प्रकार से अपने आप को साबित कर सके और वो इस अर्हत हो उसके लिए, और वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो। यहाँ पे बात कही गई है कि लोकसभा में सदस्य के लिए अर्हत हो, लेकिन वह संघ सरकार में या राज्य सरकार में किसी भी प्रकार के पद पर, लाभ के पद पर ना हो। एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता है। और यहाँ पे बात ये कही गई है कि जो उपराष्ट्रपति है या राज्यपाल है या राज्य का मंत्री है किसी भी लाभ के पद पर नहीं माना जाता है। ये हो सकते हैं, ये राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति नहीं हो सकते हैं कि जो कोई किसी भी सरकारी नौकरी पर हो, वो लाभ के पद पर हो, वो नहीं माना जाएगा। लेकिन मंत्री हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्य का मंत्री हो, ये सभी लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं।
इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के लिए भी उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। अब राष्ट्रपति का चुनाव कोई तो भी नहीं लड़ सकता, ऐसा किसी भी व्यक्ति को, ऐसा तो कोई भी, यहाँ बात कही गई कि भारत का नागरिक हो, तो भैया हर एक इंसान भारतीय है जो भारत में रहता है, और हर कोई ऐसा थोड़ी है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, जबकि ये कहा गया है कि लड़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए उसके लिए, और 50 अनुमोदक होने चाहिए। एक प्रकार से अपने आप को ये तो प्रूव कर सकोगे, आप जानते हैं इसके बारे में, आपको समझते हैं, लोग आपके हित में हैं, आपके सपोर्ट में हैं, आप उसके काबिल हैं, तो आपको कम से कम, उम्मीदवार को कम से कम क्या करना पड़ेगा, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए उसके। और प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमा राशि के रूप में जमा करता है, और यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो यह राशि जब्त हो जाती है। 50 प्रस्तावक को 50 अनुमोदक उसको प्राप्त करने होंगे, और 15,000 की राशि आरबीआई में जमा करनी होगी। यदि उसको, कहीं भी है कि यदि उसको 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं होते हैं तो ये राशि जमा हो जाती है और उसको नहीं मिलती है। 1977 से पूर्व प्रस्तावकों अनुमोदकों की संख्या 10-10 थी। जो जमानत राशि वो 2500 रुपये हुआ करती थी, लेकिन 1997 में इसे बढ़ा दिया गया ताकि उन उम्मीदवारों को हतोत्साहित किया जा सके जो गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ते थे। अब इस प्रकार से इसके बारे में हमने चर्चा की, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है, कौन कौन लोग इसमें भाग लेते हैं, किस प्रकार से राष्ट्रपति की अर्हताएं होती हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा, और हम यूपीएससी का कंप्लीट सिलेबस करवाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।